हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज योर राव भारती मैम, योर केमिस्ट्री फैकल्टी, जिनके साथ आप सीख रहे हैं अपने जेई और नीट की कंप्लीट केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वन टॉप फैक्टर के बारे में। होता क्या है, कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है, क्यों इसका इन्वेंशन हुआ, क्यों जरूरी समझा गया कि इसको हमें यूज करना है, सारी की सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे आज के इस सेशन में। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको इसके लेक्चर में बताया था कि वो वाली प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने पढ़ा था कि जब भी किसी प्योर लिक्विड के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर मैं एक ही सेम लिक्विड की बात करूं और उसके अंदर सेम अमाउंट में अलग अलग टाइप के सॉल्यूट ऐड करूं तो सेम ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भी कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस पर ये फॉलो हो सकती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। क्योंकि अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे जैसे वो सॉल्वेंट के साथ करते हैं। और बेटा जी, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करने लग जाएंगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये हुई कि जो सॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ तो जो पार्टिकल्स है वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ भी जैसे कि वो सॉल्वेंट के साथ करते हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करने लग जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर बेटा। दूसरा, एक्यूरेट वैल्यूज निकालने के लिए, मोलर मास की एक्यूरेट वैल्यूज निकालने के लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। अब एक और बात कर लेते हैं कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि यूज की जाती है, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहे, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहे, ये तीनों प्रॉपर्टीज माइक्रो लेवल पे कैलकुलेट होती हैं, माइक्रो लेवल पे यूज होती हैं। और मॉलिक्यूल्स का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें मैक्रो लेवल से डील करना पड़ेगा, मैक्रो कैलकुलेशंस चाहिए होंगी, उसके लिए बेस्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस बेटा। बात आई समझ में? ठीक है, ये बात तो दूसरी थी। बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो ना सॉल्वेंट के अंदर, उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो सॉल्यूट मिलके आगे एक बन गए या फिर एक सॉल्यूट आगे जाके दो बन गया। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, है ना। ये मैंने जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का सेशन करवाया था तो उसके अंदर हमारा जो पहला ही एग्जांपल था उसी में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का ना होना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास 0.05 मोलर 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन है बेटा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात आ जाए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की तो पाई क्या होगा, पाई इज इक्वल टू CRT, राइट। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या यूज होनी चाहिए, 0.05 मोलर यूज होनी चाहिए बेटा। लेकिन क्योंकि हमारा जो NaCl है वो अंदर जाके डिकम्पोज हो जाता है Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 2 इंटू 0.05 यानी कि 0.1 मोल आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डिकम्पोजिशन हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए, यानी कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया बेटा। बात आई समझ में आपको? तो जो आइडियली जो ऑब्जर्व यानी कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो आनी चाहिए थी ना हमारी वैल्यू, वो ना आके कुछ डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आती।
ठीक है। या फिर आप ये मान लो आपने बेटा CH3COOH का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ही मान लो, तो ये अंदर जाके अगर डाइमराइज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं बेटा, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी बेटा, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बात आई समझ में आपको कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ते हैं, घटते हैं, जिनकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पर फर्क पड़ता है बेटा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वेशन के अंडर तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है ना, तो जो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, उन सभी फॉर्मूलाज को करेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, करेक्ट, कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है भाई साहब, होता है, रोक ही नहीं सकते। तो तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, बट वो तो हो रहा है ना, तो क्या हम उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट ना करें, ऑब्वियसली करेंगे। तो एक टर्म आई थी आपकी वांट ऑफ फैक्टर बेटा, क्या, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर इंसर्ट किया गया, लागू किया गया, उस वैल्यू को लागू करने के बाद हमारी जो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं वो बराबर, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर को उस फॉर्मूला के अंदर इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो होगा, तुम्हारे कहने ना कहने से वो तो नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तब बात कर लेते कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। व्हेन मॉलिक्यूल्स एक सॉल्यूशन के अंदर अंडरगो बेटा एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशंस की वो डिफरेंट होती हैं अपने आइडियल सॉल्यूशन से। तो आई डालना, इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। आई क्या होता है बेटा, I observed value of colligative property divided by theoretical value, यानी कि जो theoretical value आनी चाहिए थी, पाई इज इक्वल टू, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पाई इज इक्वल टू CRT से जो हमारी theoretical value आनी चाहिए थी वो, और इसके ऊपर बेटा जो हमें ऑब्जर्व हुआ है उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, वो, उन दोनों का रेशो क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर होगा। या फिर बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने सॉल्यूट डाला तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय जो इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, ठीक है, उन दोनों का रेशो भी क्या होगा बेटा, आई होगा। या फिर बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व हुए हैं और थ्योरेटिकली कितने होने चाहिए। तो बेसिकली ये एक ही बात है, कोई अलग बात तो है नहीं। कितने ऑब्जर्व हुए पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, सेम बात है। थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कि जो इनिशियल वैल्यू जो बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है, तो इनका रेशो क्या होता है बेटा, आई वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अब बात कर लेते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जिनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा, उनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी। जब हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 100% गिवन है ना बेटा, तब इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू बराबर होगी बेटा किसके, नंबर ऑफ आयंस के। जितने नंबर ऑफ आयन ये दे सकते हैं, जैसे FeCl3 कितने आयन दे रहा है, Fe3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, 4 हो गई है। क्या हो गई है, 4। ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, उनके लिए आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, बिकॉज ये डिकम्पोज होते हैं, ये आयंस में स्प्लिट होते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि I विल बी 2 किन के लिए, Mx, M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, M पॉजिटिव +2 SO4 -2 बेटा। I विल बी 3 फॉर द इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपको 3 आयन देते हैं बेटा, जैसे कि MgOH होल ट्वाइस, ये आपको क्या दे रहा है बेटा, Mg +2 दे रहा है, प्लस में 2OH नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 1 3 I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। मान लेते हैं मेरे पास है Na3PO4, तो ये क्या देगा आपको,
3Na प्लस, प्लस में PO4, 3 माइनस बेटा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए तो अल्फा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 100% आयनाइज होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही आई की वैल्यू हो जाएगी बेटा। बात करते हैं जिनका एसोसिएशन या जिनका एसोसिएशन होता है, वो तो डिसोसिएशन वाला पोर्शन था, और वो भी उनके लिए जिनके लिए बेटा अल्फा की वैल्यू 1 थी। अल्फा की वैल्यू जब 1 नहीं होती है, 100% से कम होती है, तब आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पिछली स्लाइड पर क्या सीखा, केवल उन इलेक्ट्रोलाइट्स का आई का वैल्यू नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगा जिनका अल्फा का वैल्यू 1 या आयनाइजेशन 100% गिवन है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है यानी कि 100% कंसीडर करना है, अगर गिवन है तो मैं आपको बताऊंगी आने वाली स्लाइड पे कि तब आई की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है बेटा। डन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी बेटा, डिपेंड करेगा कि कितना एसोसिएट हो रहा है, हम अभी देख लेंगे। जो सॉल्यूट बेटा ना तो एसोसिएशन और ना ही डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, यानी कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज कहीं पर भी आपको एज ए सॉल्यूट दिख जाए तो इनके लिए आई की वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी है बेटा, 1 कंसीडर करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास वन टॉप फैक्टर फॉर डिसोसिएशन व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बेटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100%। उस टाइम पे क्या होगा, 100% होता तो जितने आयंस दे रहा उतना मान लेते, अब 100% नहीं है तब क्या करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास बेटा ये, ठीक है, मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये डिसोशिएट हो रहा है यहां पर Na मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये एक था, इसने N बना लिए, डिसोशिएट हो गए, डिकम्पोज हो गए, बहुत सारे बना लिए, N टाइम्स बना लिए बेटा। तो इनिशियली T0 के ऊपर इसके मोल्स अगर 1 थे तो दूसरे वाले T के ऊपर 1 माइनस अल्फा बेटा, और ये कितना बन जाएगा, N इंटू अल्फा बन जाएगा, हाँ या ना, T इक्विलिब्रियम पे। तो एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इट इज इक्वल टू 1, और प्लस में अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा तो n माइनस 1, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। अब आप एक बात बताइए, आई की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यस बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए जरा, आई की वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल कितना हुआ, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, इनिशियली कितना था बेटा, 1। तो आपके पास डिसोशिएशन के केस में या डिकम्पोजिशन के केस में जब अल्फा नहीं गिवन है तो 100%, और जब गिवन है उस केस के अंदर आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बेटा, और अल्फा की वैल्यू मान लो अगर 90% गिवन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90% बेटा, तो ये परसेंटेज अल्फा गिवन है ना, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90/100 यानी कि 0.9। अगर अल्फा गिवन है 20% बेटा, तो ये तो परसेंटेज अल्फा गिवन है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 20/100 यानी कि 0.2। फ्रैक्शन में ले लेना, कभी आप कंफ्यूज होते फिर हो कि परसेंटेज 90 दी गई है तो 90 लिख दो, ऐसा ना हो, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करेंगे एन की वैल्यू के बारे में। एन की वैल्यू के बारे में एक बार एसोसिएशन का समझने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देती हूँ कहाँ लगेगा। व्हेन अल्फा इज गिवन लेस देन 100%, उस टाइम पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए डिकम्पोजिशन के केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन, कि एसोसिएशन हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे आपके सामने, तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, है ना। तो यहां पर मान लेते हैं बेटा मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये मुझे दे रहा है बेटा AN बना के, ठीक है, यानी कि
n मोल्स ऑफ ए थे और उसने मेरे को 1 मोल ऑफ AN बना के दे दिया। मतलब बहुत सारे एक में डिसोशिएट, एक में एसोसिएट हो गए, है ना। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे थे, अब वो एक बन के रह गया है। तो इनिशियली अगर हम बात करें बेटा T इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 1 मोल अगर मैं मानूं तो ये 0 था, और T इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस N अल्फा अगर मानेंगे तो ये अल्फा बनेगा बेटा। N मॉलिक्यूल से एक बन रहा है तो N अल्फा से अल्फा बनेगा। मान लेते हैं, मैं एक की बात कर लेती हूँ, 4 1A बेटा, 1A के लिए, ये N के लिए नहीं, A के 1 के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो 1 माइनस अल्फा, देखो N अल्फा से अगर एक बन रहा है तो एक अल्फा से कितना बनेगा बेटा, 1 बाई N अल्फा। बहुत सिंपल सी बात है, 4A 3B बेटा। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर ये 1 है तो T इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस 4 अल्फा और ये बन गया 3 अल्फा। चाहे ऐसा लिख लो या फिर बेटा, या फिर और 1 माइनस अल्फा 3 बाई 4 अल्फा लिख लो कि यहाँ 4 से 3 बन रहा है तो 1 से कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ n अल्फा से अगर 1 अल्फा बन रहा है तो 1 अल्फा से 1/n अल्फा बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए अब कितने हो गए बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस 1 बाई n अल्फा बेटा। 1 प्लस अल्फा को कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 1 बाई n माइनस 1 बेटा। इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ एक डब्बे के अंदर। ये रफ वर्क है, अगर आपको ना समझ आए किसी मोमेंट पे तो आप इसको देख के समझ सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं आई की। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जो कि हुआ बेटा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई इनिशियली मैंने लिया 1 मोल। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आ गई बेटा वो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1 आ चुकी है। किसके लिए, फॉर एसोसिएशन। किसके लिए बेटा, फॉर एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमारे पास डिसोसिएशन होगा बेटा तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 ये वाला यूज करेंगे। कब बेटा, जब हमारे पास क्वेश्चन में डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन जैसी बात हो रखी होगी। तो याद करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, इधर 1 बाई n माइनस 1, वेरी सिंपल बेटा। ठीक है, कब यूज करना ये फॉर्मूला, जब हमारे पास परसेंटेज जो है बेटा डिसोसिएशन वो 100% से कम दी गई हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n की वैल्यू होगी कि 1 मोल रिएक्टेंट, यहां पर देखेंगे n की वैल्यू बेटा, n 1 मोल रिएक्टेंट बेटा, 1 मोल रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है, कितना प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे इसके केस में 4A से 3B बन रहा था, तो यहाँ 1 ने कितना बनाया, 3/4 बेटा। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, मान लो 2A से 3B बना, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 3 बन रहा है, 1 से कितना बनेगा, 3/2। अगर मेरे पास मैं एग्जाम्पल लूं बेटा, 4A से 7B बन रहा है, तो इधर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से 7 बन रहा है, 1 से 7/4 बन जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 मोल रिएक्टेंट से आपका कितना मोल प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। ये था आपका I के बारे में, n के बारे में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। कि भाई एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो हो सकता है ना, हमें कौन से ख्वाब आ रहे हैं कि यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, अभी तक आपने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद की है बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। उसके आगे लगा दो I की वैल्यू। ठीक है, एसोसिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, डिसोसिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, कुछ भी नहीं है तो 1 पुट कर दो। लेकिन कभी भी बिना इसके फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आप बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे कोई पूछ भी रहा है ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताइए,
तो आप ये नहीं बोलेंगे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना है आई के बी एम बेटा। What is I? I is the want of factor. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा बेटा, आई के एफ एम हो जाएगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना तो आई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, बट विदाउट आई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली हमारा जो पाई हो जाएगा बेटा वो आई सी आर टी हो जाएगा। बात आ गई समझ में आपको बेटा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 0.002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो जरा इसको, NaCl के लिए I की वैल्यू अगर हम सोचे तो मैम ये Na प्लस और Cl माइनस यानी कि 2 होनी चाहिए, लेकिन याद करो मैम ने क्या बताया था, I 2 तब होगा जब 100% डिसोसिएशन गिवन हो या कुछ भी ना गिवन हो। बट इस बार इसने मेंशन किया कि NaCl कितना डिसोशिएट हो रहा है, 90% डिसोशिएट हो रहा है। दैट मीन्स I की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। क्या होगा देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बॉस, ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। देखो C की वैल्यू गिवन है 0.002, R की वैल्यू मुझे पता है 0.0821, टेम्परेचर मुझे पता है 300 केल्विन, तो मुझे I की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो आई हो जाएगा, क्या हो रहा है देखो, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिकम्पोज होगा, डाइमराइज तो होगा नहीं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 1 प्लस n-1 इंटू में अल्फा, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, NaCl जो है वो 2 आयन देता है ना, Na प्लस और Cl माइनस है ना, 1 मोल NaCl कितना प्रोडक्ट दे रहा है बेटा, 2 मोल ऑफ आयन दे रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 2 माइनस 1। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गिवन है 90%, तो अल्फा हो जाएगा 90/100 यानी कि 0.9, यहाँ पुट कर दो बेटा 0.9, 2 माइनस 1 1 गुना 0.9 यानी कि 0.9 प्लस में 1 यानी कि आई की वैल्यू हो गई 1.9। अब आप देख सकते हैं बेटा कि आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 ना होके कितनी है 1.9। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन जो वो 100% नहीं है, कितना है 90% है। तो यहाँ से बेटा सिंपली आप पाई कैलकुलेट करेंगे 1.9 इंटू 0.002 इंटू 0.0821 इंटू 300 यूनिट आ जाएगी एटीएम के अंदर। कर लेंगे। आगे वाला देख लो बेटा, बहुत आसान है। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है MgCl2 का एट 300 केल्विन, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज आयनाइजेशन, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज आयनाइजेशन पूछ रहा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है ना कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से बिलोंग कर रहा है। इधर ये ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन के अंदर आयनाइजेशन वाली चीज आती है कब, MgCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन की बात हो रही है, आयनाइजेशन डायरेक्ट ही पूछ रखा है, इनके आयनाइज हो रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू में अल्फा। बेटा आपको परसेंटेज अल्फा निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू 100 निकालना है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकाल देंगे बेटा, यहाँ पर देखो I1 इधर जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाई n-1 इट इज इक्वल टू अल्फा। बेटा अगर डायरेक्ट अल्फा निकालना है आपको तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। अब देखो MgCl2 जो है बेटा ये कितने नंबर ऑफ आयंस देता है, Mg + 2 Cl नेगेटिव, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो n की वैल्यू यहाँ 3 पुट हो जाएगी। बट I की वैल्यू क्या करें, वो कहाँ से निकाले, वो तो पता ही नहीं चल रहा है हमें। बहुत सिंपल है, पाई का फॉर्मूला बता दो बस, I इंटू C इंटू R इंटू T। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डिवाइडेड बाई C इंटू R इंटू T। तो पाई की वैल्यू दे रखी है भाई साहब क्वेश्चन में 4.92, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, R की वैल्यू 0.0821 इंटू में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 300 केल्विन दे रखी है।
तो यहाँ से जो आई की वैल्यू निकलेगी वो आई की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, उसकी वजह से हमारा अल्फा निकलेगा एंड फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज अल्फा आ जाएगा बेटा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है MgOH होल ट्वाइस का, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 759.5 mm at 373 Kelvin. Calculate the solubility and solubility product of MgOH whole twice. मोलैरिटी को मोलैलिटी के इक्वल हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात नहीं की गई है कि कितना परसेंट हो रहा है, यानी कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल हो रहा है। देखो अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ये बताओ, सबसे पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि मैम PS की वैल्यू दे रखी है 759.5 mm ऑफ Hg बेटा। तो मुझे बताओ जरा, एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि लिक्विड क्या होगा, वाटर होगा, और लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा, 760 mm Hg। ठीक है, तो आप एक बात बताइए जरा, क्या मैं P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 करके I की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, I इंटू XB। I की वैल्यू देखो जरा, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस कितना देगा बेटा आपको, Mg प्लस 2 OH माइनस ये चीज बेटा जी मैंने आपको बताई थी कि जब आयनाइजेशन का परसेंटेज नहीं दे रखा, यानी कि 100% कंसीडर करना है और उसके अंदर I की वैल्यू बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ आयंस के। तो कितने हैं बेटा, 3 है, तो I की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन कंसीडर किया जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P0 की वैल्यू है 760 माइनस में 759.5 डिवाइडेड बाई 760, और इसको बेटा डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में 1/3। मोल फ्रैक्शन आ गया XB, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा आप, यहाँ पर क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि बेटा उस सैचुरेटेड कंडीशन के ऊपर जो मोलैरिटी है वही हम निकाल रहे हैं। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी को सेम कंसीडर करना क्वेश्चन में दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू XB डिवाइडेड बाई XA इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है बेटा। तो यहाँ पर XB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, XA की जगह 1 माइनस XB लिख देंगे, इंटू में 1000 और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। मोलैलिटी को किसके बराबर मानना है बेटा, मोलैरिटी के बराबर, है ना? और मोलैरिटी ही क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, हाँ या ना? अब निकालना है KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो जरा, MgOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ये अगर S होगा तो ये 2S होगा, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, यानी कि बेटा 4S की पावर 3। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको सारे स्टेप्स पता है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस S? S is this solubility that is equal to molarity. Molarity means molality here. Molality आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। मोलैलिटी के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए थी, मोल फ्रैक्शन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है बेटा। और I की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि जब परसेंटेज आयनाइजेशन नहीं दे रखा हो, यानी कि वी विल कंसीडर इट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये था हमारा वन ऑफ इक्वेशन के बारे में। कभी भी किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को विदाउट I की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, एसोसिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी है, वो सारी की सारी वैल्यूज हम क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से निकाल के और लिखेंगे, बट I की वैल्यू लिखनी जरूर है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का सेशन। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दी केमिस्ट्री 1411 पर लिख सकते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।